नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लुसेंट जीके कवर करते हैं, जिसमें इतिहास में हम लोग विश्व इतिहास को कवर कर रहे हैं। उसका ये पार्ट थर्ड है। तो ऑलरेडी जो भी वीडियो बना है, जैसे कि एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मेडिवेवल इंडिया, तो सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बन गया है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री को भी हम कवर कर रहे हैं, तो इसको भी कंटिन्यू कीजिएगा। इससे आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रांस की राज्य क्रांति। जो फ्रांस की राज्य क्रांति है, इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। तो ये जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुआ कब था, तो 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उस समय किसका शासन था, तो लुई 16वां का शासन था। और इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। और उस समय जो फ्रांस था वहाँ पे कौन सा व्यवस्था था, तो सामंती व्यवस्था था। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी, ठीक है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तो जो 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ कि जो भी क्रांतिकारी थे उसने क्या किया, उन्होंने किया ये कि बास्तिल में एक कारागृह था उसका फाटक तोड़ दिया, यानी कि उसका जो गेट था उसको तोड़ दिया। और जो भी लोग वहाँ पे बंदी बनाए गए थे उनको मुक्त कर दिया। तब से जो 14 जुलाई था, 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मतलब जो स्वतंत्रता दिवस फ्रांस में कब से मनाना शुरू हो गया, तो 14 जुलाई 1789 से। क्योंकि उसी दिन क्या किया गया था कि बास्तिल का जो कारागृह था उसका गेट तोड़ के और जो भी उसमें बंदी बनाए गए थे उनको भगा दिया गया था, मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। तो यहाँ पे जो समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया और बंधुत्व, इनका जो नारा है ये फ्रांस की राज्य क्रांति का ही देन है। ठीक है, तो इनका जो भी नारा था वो किस क्रांति का देन है, तो फ्रांस का जो राज्य क्रांति हुआ उसका ही ये सब देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ठीक है, यहाँ पे एक कथन दिया गया, एक स्टेटमेंट दिया गया कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ठीक है, तो ये कथन किसका है, तो यह कथन है लुई 14वां का। तो नाम याद रखिएगा कि लुई जो 14वां था उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये स्टेटमेंट दिया गया था लुई 14वां के द्वारा। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी। ठीक है, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। यानी कि जो राजा की निरंकुशता था, यानी कि जो राजा निरंकुश तरीके से शासन करता था और उसको जो स्वेच्छाचारिता था उस पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में क्या किया गया, एक संस्था बना था जिसका नाम था पार्लमा नामक। ठीक है, पार्लमा संस्था। और वो वहाँ पे टोटल 17 संस्था थी जिसका गठन किसके द्वारा किस लिए किया गया था, तो न्यायालय के रूप में किया गया था। और न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था, यानी कि जो वहाँ के कुलीन वर्ग के लोग थे उनके लिए जो उसका न्यायाधीश का पद था उनके लिए सुरक्षित होता था। और वो जो पद था वो वंश क्रमानुगत था, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि जो अभी वहाँ पे न्यायाधीश है तो आने वाले टाइम में उसका बेटा होगा, फिर उसके बाद उसका बेटा होगा। इस तरह से उनका जो ये मतलब ये पद था वो वंश के हिसाब से था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। ठीक है, तो जो वर्साय में एक शीश महल था, ठीक है, वर्साय में एक शीश महल था जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो लुई 14वां ने करवाया था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा कि लुई 14वां जो था उसने क्या किया था, वर्साय के शीश महल का निर्माण करवाया था। आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। और जो लुई 14वां था उसने ही क्या किया था कि जो वर्साय था उसको फ्रांस की राजधानी बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो लुई 14वां के द्वारा बनाया गया था। लुई 16वां जो था 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। तो 1774 ईस्वी में जो लुई 16वां था वो फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवानेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और जो लुई 16वां थी उसकी जो पत्नी थी वो कौन थी, तो वो थी जो मेरी एंतवानेत। ठीक है, मेरी एंतवानेत उसका नाम था और वो ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी।
राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था। ठीक है, तो राष्ट्र की जो समाधि था वो वर्साय का क्या था, भड़कीला राज दरबार था। नेक्स्ट पॉइंट है कि लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई। ठीक है, तो जो लुई 16वां था उसको क्या किया गया कि उसे देशद्रोह साबित करके और उसी के अपराध में उसे फांसी दे दिया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि लुई 16वां का मौत कैसे हुआ था, तो उसे फांसी दिया गया था, किस वजह से, तो उसे देशद्रोह का अपराध में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि टैले एक प्रकार का भूमि कर था। ठीक है, तो टैली क्या था, एक प्रकार का भूमि कर था। और टीथे, ठीक है, टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। तो टीथे एक तरह का क्या था, धार्मिक कर था, यानी कि जो लोग चर्च मतलब चर्च में कौन रहते हैं, ईसाई लोग। ठीक है, तो जो चर्च को देना पड़ता था टीथे नाम का एक कर, और जो भूमि कर था उसका क्या नाम था, टेले। तो टेले जो था एक प्रकार का क्या था, भूमि कर था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसने किया था, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान था वाल्टेयर का था, मॉन्टेस्क्यू का था और रूसो का था। वाल्टेयर चर्च का विरोधी था, और जो वाल्टेयर था वो किसका विरोधी था, तो चर्च का। वो मतलब जो चर्च होता था उसको का वो विरोध करता था। ठीक है, उसका क्या करता था, विरोध करता था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। ठीक है, यानी कि जो रूसो था वो चाहता था कि जो फ्रांस है वहां पे क्या हो, तो प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का हो, और इसका वो समर्थन भी करता था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वाल्टेयर की है। और वाल्टेयर ने एक स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट में क्या बोला था कि 100 चूहों की अपेक्षा, यानी कि 100 चूहे अगर कहीं राज कर रहे हैं उससे अच्छा है कि चूहों को हटा के एक शेर को वहां पे लाया जाए, और एक सिंह मतलब एक सिंह का शासन जो है वो अच्छा है। ठीक है, 100 चूहों से अच्छा क्या है कि एक सिंह ही शासन करे। तो समझ गए, इसका मतलब क्या है कि अगर छोटे छोटे कुछ लोग मिलके अगर किसी चीज को चला रहे हैं तो उससे अच्छा है कि एक पावरफुल इंसान उसको चलाए। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एक लेंटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की रचना है। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की, ठीक, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो रूसो की, और जो लेंटर्स ऑन इंग्लिश है वो वाल्टेयर की रचना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे वाल्टेयर का कौन सा है, तो ये वाल्टेयर का हो गया लेंटर्स ऑन इंग्लिश, और रूसो का कौन है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इन दोनों का रचना के बारे में यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसको ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं स्लाइड को, फिर इसको कवर करेंगे। तो दिया गया कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा यानी कि द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कि कानून की आत्मा की रचना किसने किया था, तो याद रखिएगा मॉन्टेस्क्यू ने किया था। जिसमें सरकार के तीनों अंग, तो जो सरकार के 3 अंग थे, एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इस ठीक है, तो इसमें जो सरकार की 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धांत का शोषण किया। तो जो मॉन्टेस्क्यू था इसने क्या किया कि कानून की आत्मा का रचना किया, और उसमें उसने सरकार का जो 3 अंग था, एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसको अलग अलग रखने के विषय में बताकर जो शक्ति था उसके पृथ्वीकरण सिद्धांत का पोषण किया। यानी कि वो चाहता था कि सारा पावर एक जगह नहीं होना चाहिए, 3 जगह होना चाहिए। जैसे कि एक कार्यपालिका के पास कुछ पावर होना चाहिए, कुछ विधायिका के पास होना चाहिए और कुछ न्यायपालिका के पास होना चाहिए। ये इससे अच्छा भी होगा कि मान लीजिए कि अगर एक ही के पास सारा पावर हो तो वो मनमानी करने लगेगा। इस वजह से शक्ति का मतलब जो पावर था उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। ठीक है, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्या था, क्रांति का नारा था। तो फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इक्वलिटी यानी कि समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने इसको आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। तो समानता के अलावा और भी नारा था, एक तो स्वतंत्रता और दूसरा बंधुत्व। ठीक है, तो ये दोनों चीज इसका क्या था, नारा था इस क्रांति का। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया गया कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस, ठीक है, 3 ई स्टेट्स अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। तो जो 18वीं शताब्दी थी उस समय जो फ्रांसीसी समाज थी वो कितने स्टेट्स में बटी हुई थी, तो 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी था, ठीक है, क्लर्जी जिसको बोला गया। दूसरा जो स्टेट था
अभिजात वर्ग था यानी कि नोबिलिटी था, और जो तृतीय स्टेट था इसमें देश की 90% जनता थी, उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। ठीक है, तो जो 90% जो जनता थी उन्हें क्या करना होता था, सभी प्रकार का जो टैक्स होता था, कर उन्हें देना पड़ता था। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। तो समझ गए, यहाँ पे 3 ई स्टेट्स थी, कौन कौन? तो एक होता था प्रथम स्टेट जिसे पादरी बोला गया, दूसरा जो था नोबिलिटी अभिजात वर्ग, और तीसरा जो था ये 90% जनता थी, जिसमें कौन कौन लोग आते थे? तो जो भी व्यापारी होते थे, डॉक्टर्स होते थे, वकील होते थे, जज होते थे, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, और शिल्पी किसे बोला गया? जो मतलब शिल्पकार करते थे, पत्थर पे जो मतलब पत्थर को काट के मूर्तियां वगैरह बनाते थे, उन्हें शिल्पकार बोला गया। यानी कि शिल्पी, किसान हो गया और मजदूर, ये लोग इसमें शामिल थे, जिन्हें सभी प्रकार का टैक्स दिया देना पड़ता था। नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट दिया गया है, आइए नोट को समझते हैं कि आखिर नोट में क्या दिया गया है। तो नोट में दिया गया है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लीरवे थी। ठीक है, तो जो फ्रांस का राज्य क्रांति हुआ उस समय वहाँ का मुद्रा क्या था? तो लीरवे था। ठीक है, लीरवे जो था वहाँ का मुद्रा था, तो यहाँ पे मार्क कर दिए, इसे याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट दिया गया है कि स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। तो जो स्टेट्स जनरल के अधिवेशन का शुरुआत कब हुआ था? 5 मई 1789 ईस्वी को हुआ था। मापतोल, जो मापतोल है, ठीक है, मापतोल यानी कि मेजरमेंट होता है, तो इसकी दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो याद रखिएगा फ्रांस की देन है। जो डेसिमल सिस्टम है, दशमलव प्रणाली, तो ये फ्रांस का ही देन है, डायरेक्टली याद रखिएगा। जो मापतोल होता है उसमें जो डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है वो फ्रांस का देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। तो जो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है इसके जनक किसे कहा जाता है? तो हर्डर को कहा जाता है, याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा, उसके बारे में ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की जो राजधानी अजासियो था वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। नेपोलियन का पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। ठीक है, तो जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया कि नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसे कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था उसने? तो जो ब्रिटेन का सैनिक अकादमी था वहां से उसने क्या किया था? शिक्षा प्राप्त किया था। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। तो 1796 का समय था, उस समय नेपोलियन ने क्या किया कि इटली में जो ऑस्ट्रिया के प्रमुख को उसने क्या किया? समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ, और जो फ्रांस था वहां पे डायरेक्टरी का जो शासन था उसका अंत कब हुआ? तो 1799 ईस्वी में उसका अंत हुआ। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कॉमन्स बना। ठीक है, कौंसल। ठीक है, जो नेपोलियन था वो प्रथम कौंसल कब बना? तो 1799 ईस्वी में बना, और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना। उसके बाद लाइफ टाइम कौंसल इसे बना दिया गया। कब बनाया? तो 1802 ईस्वी में लाइफ टाइम कौंसल इसे बना दिया गया। किसे? तो नेपोलियन बोनापार्ट को। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो टाइम पीरियड याद रखना है कि 1804 में जो नेपोलियन था वो फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है, और जो आधुनिक फ्रांस है इसके निर्माता किसे माना जाता है? तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसे ही आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था, और इंग्लैंड को डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड को बनियों का शहर, बनियों का देश सबसे पहले किसने कहा था? आपको याद रखना है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने ही सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। ठीक है, किसका देश कहा था? तो बनियों का देश। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। तो नेपोलियन का पहले से ही शादी हुआ था, जिसके पत्नी का नाम था जोजेफाइन। ठीक है, जोजेफाइन उसके पत्नी का नाम था, जिसने क्या किया कि उस अपने पत्नी को तलाक दे दिया, और ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी मोरिया लुइसा, उससे उसने क्या किया? शादी कर लिया। ठीक है, तो मोरिया लुइसा से उसने शादी कर लिया। ट्रॉलगफर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। उसके बाद एक युद्ध हुआ जिसका नाम था ट्रॉलगफर का युद्ध। ठीक है,
गफर का युद्ध, जो कब हुआ था तो 21 अक्टूबर, ठीक है, 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था तो इंग्लैंड और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में ये युद्ध हुआ था, टोल गफर का युद्ध। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। तो यहाँ से याद रखिएगा कि बैंक ऑफ जो फ्रांस था उसका स्थापना कब और किसने किया था, तो नेपोलियन ने किया था। कब किया था, 1800 ईस्वी में किया था। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया। तो जो नेपोलियन था उसने क्या किया कि कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। और नेपोलियन ने जिस कानूनों का संग्रह तैयार करवाया उसे क्या कहा गया तो नेपोलियन का कोड कहा गया। क्या कहा गया, नेपोलियन का कोड कहा गया। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेरेके नामक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। और नेपोलियन बोनापार्ट था, उससे क्या हुआ उस कि नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेरे के नायक नेल्सन था, उसके हाथों से उसे बुरी तरह से पराजित होना पड़ा था, यानी कि उससे वो बुरी तरह हार गया था। और कुछ पॉइंट है, 5 पॉइंट है यहाँ पे, इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर सेशन को समाप्त कर देंगे। तो दिया गया है कि यूरोप के राष्ट्रों को मिलाकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लीपजिग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भागने का निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। तो जो यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर क्या किया, 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया। ठीक है, तो जो लिपजिग नामक जगह था वहाँ पे जो युद्ध हुआ, वहाँ पे नेपोलियन को यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर उसे हरा दिया और फिर उसे बंदी बना लिया। ठीक है, और उसे बंदी बना लिया, कैदी बना के उसे क्या किया कि एल्बा का एक टापू था वहाँ पे उसे भेज दिया गया, लेकिन एल्बा से वो भाग निकला और फिर से वापस आकर उसने वो क्या हुआ फ्रांस का सम्राट बन गया। तो काफी ये मतलब चतुर था, काफी तेज था, क्योंकि वो टापू पे इसको रखा गया, वहां से ये भाग आया और फिर से भाग के आया और फिर से फ्रांस का सम्राट भी बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बाद में फिर क्या हुआ कि जो मित्र राष्ट्रों की सेना थी उसने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध हुआ उसमें उसे हरा दिया और फिर से उसे बंदी बना लिया। और उसके बाद उसने क्या किया कि उन लोगों ने क्या किया कि उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। कहाँ भेज दिया, सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, जहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। और जो नेपोलियन था उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता था, तो दूसरा नाम क्या था, लिटिल कॉर्पोरल। ठीक है, लिटिल कॉर्पोरल यहाँ पे नाम दिया गया, इसको इस तरह से हाईलाइट कर दे रहे हैं, तो लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता था। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि नेपोलियन का जो पतन हुआ उसका मेन रीजन क्या था, कारण क्या था, तो उसने जो रूस पर आक्रमण किया था वही उसके पतन का मेन वजह था। ठीक है, उसके पतन का मेन रीजन यही था। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। ठीक है, तो जो इंग्लैंड था उसके वाणिज्य और व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने क्या किया था, एक व्यवस्था का सूत्रपात किया था जिसका नाम था महाद्वीपीय व्यवस्था। ठीक है, तो ये किस बस इसलिए था कि जो इंग्लैंड का वाणिज्य और व्यापार था उसका बहिष्कार करने के लिए। अगला और इस सेशन का लास्ट पॉइंट है कि वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। तो वियना जो था उसने क्या किया कि वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के जो राष्ट्र थे, ठीक है, उसने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, समझाया गया है, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा उसका टॉपिक रहेगा इटली का एकीकरण। तो आने वाले सेशन में हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।